ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसमें से A2 B2 और C2 निकलेंगे। तो A1 और A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट है आपका 2, तो 1/2 हो गया। B1 B2, इसमें B1 ये आपका 1 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट, यहाँ y का कोफिशिएंट आपका 2, तो ये 1/2 हो गया। यहाँ पे C1 बाय C2 लेंगे, तो C1 है इसमें आपका -5 और C2 है -10। सॉल्व होके ये भी आपका 1/2 आ गया। तो तीनों आपस में बराबर हो गए। जब ऐसा होता है, जब इस तरह से होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और C1/C2, तो ये आपका इन्फिनिट सॉल्यूशंस होता है, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, और जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो आपका कंसिस्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो यही पता चल गया कि ये आपकी इक्वेशंस दोनों कंसिस्टेंट हैं। अब कंसिस्टेंट है तो आपको इनका ग्राफ बनाना है, सॉल्व करना है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, वैल्यूज़ निकालते हैं। ग्राफ के लिए आपको वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो इक्वेशन है आपकी x + y = 5। यहाँ से मैं किसी एक वेरिएबल को अकेला कर लेता हूँ। सपोज़ मैं x को अलग ले लेता हूँ, तो ये हो गया 5 - y। अब बारी बारी से मैं y में कोई वैल्यू रखता हूँ और मेरा x आ जाएगा। और इस इक्वेशन के लिए जो वैल्यूज़ भरनी है उनका मैं बॉक्स यहाँ पे बना लेता हूँ। जो x y आएंगे वो इसमें भरने हैं। तो अगर मैं y की जगह पे यहाँ पे पहले 1 ले लेता हूँ इस इक्वेशन में, तो x कितना आ जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4। तो y1 लेने से मेरा x 4 आ गया। अब कुछ और लेता हूँ, अब की बार मैं ले लेता हूँ आपका 2, तो y की जगह मैं 2 ले लेता हूँ, तो 5 - y की जगह 2 भरेंगे, तो ये आपका 3 आ गया। तो 3 आ गया। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन को देखिए। सेकंड इक्वेशन में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी इसमें कि 2 कॉमन आ रहा है दोनों इक्वेशन में। तो 2 को कॉमन लेके ना इसे छोटी बनाया जा सकता है। इक्वेशन 2 है 2x + 2y = 10। दोनों तरफ से 2 से इसे डिवाइड कर दें, तो ये x + y = 5 बन जाएगा। और देखिए x + y 5, x + y 5, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आपको इसकी ये वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। इसकी भी आप यही वैल्यूज़ भरेंगे, यही इक्वेशन आएगी, यही पॉइंट्स आएंगे। तो मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ। भरने की बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी सेम ही तो इक्वेशन है। ये 1, ये 4, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इसका मैं यहीं पे बता दूंगा आपको, क्योंकि छोटी सी वैल्यूज़ हैं। ये आपके x y x एक्सिस x डैश, और ये आपका y, ये आपका y डैश। ये ओरिजिन। पहली इक्वेशन के लिए x पे 4 और y पे 1। तो पहले तो इक्वल डिस्टेंस पे आप अपने ग्राफ की कॉपी में, उसमें तो ऑलरेडी बने हुए होते हैं बॉक्सेस, तो वहीं पे मार्क करके आप ये अपनी काउंटिंग्स लिख लेते हैं। अगर आप ग्राफ कॉपी नहीं भी अवेलेबल होती है तो स्केल से सेंटीमीटर से इक्वल डिस्टेंस बना लेते हैं, उससे भी आपका ग्राफ बन जाता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर -1, -2 एंड सो ऑन। ऊपर +1, 2, 3, 4, नीचे -1, -2, -3 सो ऑन। वैल्यूज भरनी है। +4 x का है और y है आपका 1, यानी y पे इधर से चलें, इधर से चलें, यहाँ पे आ गए। दूसरी वैल्यू है आपकी 3, 2, यानी x पे 3 और y पे ये आपका यहाँ पे 2। ये इसका नाम 4, 1, इसका नाम 3, 2। 2 पॉइंट्स मिल गए, इनको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे।
दूसरी इक्वेशन 4 1, तो ये 4 ये 1, तो ये पॉइंट तो सेम, ये सेम इक्वेशन है बिल्कुल, वहीं पे पॉइंट आएंगे, तो यहीं पे पॉइंट आ गया। 3 2, ये 3 और ये 2, ये भी सेम पॉइंट। तो ये ना एक ही लाइन बनी है, और जब इस तरह की होती है तो इसे कोइंसिडेंट बोलते हैं। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के अंदर आपका एक कोइंसिडेंट होता है, और उस केस में ये एक ही लाइन होती है, इसी के ऊपर आपकी दूसरी लाइन आती है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ना भी करें ना इनको, तो ये जो c होते हैं ना आपके, ये बिल्कुल ठीक आते हैं, क्योंकि इधर आएंगे दोनों तो भी साइन इनके सेम रह जाएंगे, और इधर रहेंगे तो भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में। तो 3x माइनस 3y माइनस 16, ये आपकी इक्वेशन 2, ये आपकी इक्वेशन 1। चलिए a1 अपॉन a2 अगर करते हैं इसका, तो इसका a1 है आपका 1 और ये a2 है आपका 3। b1 b2 करते हैं, तो b1 यानी कि इसका कोफिशिएंट ये है आपका -1 और इसका -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 3 आ गया। अगला देखें c1 अपॉन c2, ये आपका -8 है, ये आपका -16 है, ये कटे, ये आपका 1 अपॉन 2। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि a1 अपॉन a2 ये इक्वल है b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं है। और जब ये वाली कंडीशन होती है तो ये आपका नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये है आपका नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो ये आपका कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना आगे, यहीं पे सवाल को छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो आपके ये इनकंसिस्टेंट है। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, कि क्वेश्चन में कहा है कि जो कंसिस्टेंट है उन्हीं के आपको सॉल्यूशन दिखाने हैं। ये सेकंड पार्ट। इसके बाद है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इक्वेशंस हैं 2x प्लस वाई माइनस 6, 4x माइनस 2y माइनस 4। ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। चलिए इनका a1 अपॉन a2 करते हैं, तो ये आया 2 और यहाँ से a2 है आपका 4, सॉल्व किया 1 अपॉन 2 आ गया। b1 अपॉन b2 करते हैं, इसका कोफिशिएंट है आपका 1 और इसका कोफिशिएंट है -2, तो ये आपका -1 अपॉन 2 आ गया। तो ये तो यहीं पे पता चल गया कि बराबर नहीं है, तो सी वाले को करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहीं लिख सकते हैं कि क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका होता है 1 सॉल्यूशन। ये 1 सॉल्यूशन है, यानी कि ये कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है तो इसका आपको सॉल्यूशन निकाल के दिखाना है। अब सॉल्यूशन के लिए बनेगा आपका ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो इक्वेशन देखिए, ये 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। मैं यहाँ से y को अकेला कर लेता हूँ, तो ये -6 मेरा इधर प्लस चला जाएगा और 2x इधर जाके मेरा -2x हो जाएगा। तो यहाँ से अब मुझे वैल्यूज़ x की रखनी है और y की ऑटोमेटिक आती जाएंगी इस इक्वेशन में से, और इन वैल्यूज़ का बॉक्स मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मेरा x, ये मेरा y। अब देखिए मैं x की जगह पे पहले अगर 1 भरता हूँ तो मेरा y क्या आएगा, 6 माइनस 2 इंटू 1, यानी 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो 1 भरने से मेरा y आया 4। एक वैल्यू और चाहिए मेरे को, इस बार मैं इसकी जगह पे 2 भर लेता हूँ x की जगह पे, तो y क्या आएगा, 6 माइनस 2 इंटू 2 यानी 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 आपका 2, तो ये 2 आ गया।
फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ आ गई। सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज़ निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज़ में आप ध्यान से देखेंगे तो सारी इक्वेशन के अंदर आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसको जब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर ले तो और छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएगी तो नंबर छोटे आ जाएंगे, आसान हो जाएगा इसको करना। तो इसे 2 से डिवाइड कर ले दोनों तरफ, तो सिंपल इक्वेशन बन जाती है 2x माइनस वाई और -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं x की चीज़ को ले लेता हूँ एक तरफ अपने लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का y इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये जो 2 है ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 2 + y। और x अकेला करना है तो 2 + y और नीचे आपका 2। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन जिसमें मुझे बारी बारी से y भरना है और मेरा x निकल जाएगा। और यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ जिसमें वैल्यूज़ लिखनी है, ये x ये y। तो पहले मैं ऐसा नंबर भर लेता हूँ, y की जगह आप ऐसा नंबर सोच के चलिए जिससे ये 2 से डिवाइड हो जाए, ऊपर ऐसा नंबर बने जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा आपके ध्यान में आएगा, पहले 0 भर लेते हैं, तो 2 + 0 अपॉन 2, ऊपर तो 2 ही आया, 2/2 इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गई वैल्यू। दूसरे में आप y की जगह पे 2 भर लीजिए, यानी इस बार y की जगह 2 लेंगे, तो x कितना आएगा 2 + 2, y की जगह 2 अपॉन में 2, ऊपर 4 हो गया, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू आपकी 2 आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई दोनों इक्वेशन की। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ भी बहुत छोटा सा ही है, सिंपल ही आएगा। इसे भी मैं आपको यहीं बना के दिखा देता हूँ। ये आपको इस तरह से एक्सिस ले लिए, ये मैं तो रफली कर रहा हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तो स्केल से नाप के करेंगे। और अगर ग्राफ कॉपी होगी तो फिर तो किसी चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये x डैश, ये y डैश, ऑरिजिन 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 प्लस के -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपके y प्लस के 1 2 3 4, इसी तरह से ये -1 -2। चलिए पहली वैल्यू है आपकी 1 4, यानी x पे तो 1 और y पे आपका 4। तो इन दोनों के स्ट्रेट देखेंगे, यहाँ पे इसका स्ट्रेट और यहाँ पे इसका स्ट्रेट, तो लगभग ये यहाँ आ जाएगा और इसका नाम होगा 1 4। दूसरी है आपका 2 2, तो यहाँ 2 के सामने और ये ऐसे 2 के सामने, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी 2 2। तो एक इक्वेशन की वैल्यू पुटिंग हो गई। आप लाइन ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम भी इस पे लिख दीजिए आप। इक्वेशन है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी वैल्यूज भरते हैं 1 और 0, यानी x पे 1 और y पे 0, तो वो तो यही आएगा, या x पे 1 है y 0 है। 2 2, x पे 2 y पे 2, तो ये यही पॉइंट आ गया सेम वाला। तो इन दोनों को मिला देना इस बार आपको। ये मिला दिया, इक्वेशन बन गई। ये लाइन पे आप नाम लिख दीजिए इस इक्वेशन का, 2x - y - 2। अब देखिए एक ही पॉइंट पे मिल रहा है ना ये, तो इसका 1 ही सॉल्यूशन तो होगा। जब 1 सॉल्यूशन होता है तो आपका इंटरसेक्टिंग होता है। अब ये देखिए सॉल्यूशन क्या है इसके, देखिए x पे क्या है 2 और y पे क्या है सामने 2, तो इसके x और y है ना वो 2 2 आ गए हैं। ये इसका सॉल्यूशन था। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में 2 इक्वेशन दी हुई हैं और सबसे पहले तो हम अपनी कंडीशन लगा के देखेंगे। तो a1 a2
यानी कि यहाँ से 2, यहाँ से 4, कट के 1/2 आ गया। फिर b1 b2 यानी यहाँ से माइनस का 2 और यहाँ से माइनस का 4, तो ये 1/2 आ गया। थर्ड देखते हैं c1/c2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल 2/5। अब क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि a1/a2 बराबर है आपका b1/b2, लेकिन ये c1c2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसा होता है ना तो आपकी ये थर्ड वाली कंडीशन यानी कि नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब आपको आगे कुछ नहीं करना, इसके आंसर निकल ही नहीं सकते, तो यहीं पे छोड़ देना है। चलिए ये आपका था 4th क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरह से, और उसका जो हाफ पेरीमीटर है ना, whose length is 4 more than its width, और लेंथ इसकी ये लेंथ और ब्रेड्थ है, सॉरी बड़ी वाली लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ ना ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है और इसका जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 है। तो इसका मतलब कि पेरीमीटर तो होता है आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और इसका हाफ क्या हो गया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाफ से तो हाफ कट गया, तो सिंपली क्या आया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू, बुक में दिया है आपको 36, यानी लेंथ और ब्रेड्थ आपकी मिलके 36 है। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये भी दे रखा है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जो लेंथ है ना वो ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी लेंथ का और ब्रेड्थ का जो डिफरेंस है ना वो 4 है। तो ये होगी आपकी इक्वेशन 2। तो डायमेंशंस निकालने हैं, यानी लेंथ और ब्रेड्थ निकालने हैं। तो बिल्कुल सिंपल हो रहा है, ऊपर नीचे एलिमिनेशन मेथड से कर दीजिए आप इसको। इसमें तो सब्ट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, बी ऐसे डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, प्लस का भी माइनस का भी कट गए। ट्वाइस ऑफ लेंथ इज इक्वल टू आपका 40 आ गया। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40/2 यानी कि 20। तो लेंथ तो आ गई आपकी 20 मीटर। और ब्रेड्थ निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में भर दीजिए आप। मैं सेकंड में भर देता हूँ, यानी लेंथ माइनस ब्रेड्थ आपका 4 है, तो लेंथ की जगह लिख दिया मैंने 20 माइनस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4। तो माइनस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 माइनस 20, यहाँ पे ये माइनस ब्रेड्थ और ये माइनस 16, माइनस माइनस कट गया, तो देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16। तो आपकी ब्रेड्थ आ गई 16 मीटर। तो ये आंसर थे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6th। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोलता है गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है आपको इसी तरह से 2 वेरिएबल की, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, ताकि उनका जो ज्योमेट्रिकल हो ना रिप्रेजेंटेशन, यानी जो ग्राफ बने वो या तो इंटरसेक्टिंग हो, ये वाला फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग बोला है, सेकंड में पैरेलल बोला है, थर्ड में कोइंसिडेंटल। अब यूज इसमें वही चीज़ हो रही है जो मैंने आपको अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताई थी 3.2 के, कि इंटरसेक्टिंग कहाँ होता है, कोइंसिडेंट कहाँ होता है, पैरेलल कहाँ होता है। उनकी ये 3 कंडीशंस होती हैं, तो बेसिकली उनका ही यूज़ करना है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो आपकी कंडीशन होती है ना, वो होती है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अब कोई ऐसी इक्वेशन लिख दीजिए जिसके इससे मिलके जो a1
और A2 आप नई इक्वेशन लिखेंगे वो आपस में बराबर ना हो, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं आप। मैं लिख देता हूँ 4x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखें आप, a1/a2 करेंगे तो 1/2 आएगा और b1 b2 करेंगे तो 3/5 आएगा, तो बराबर तो नहीं आएगा ना, तो ये कंडीशन पूरी हो जाती है। तो यही लिखना है बस आपको इसमें। ऐसी पैरेलल लाइन कब आती है? पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है आपकी जब a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो c1/c2। तो कोई ऐसी इक्वेशन लिख देंगे जिसके a1 a2 b1 b2 तो बराबर हो, लेकिन ये तीसरी चीज़ बराबर ना हो। तो देखिए यहाँ पे 2x है, मैं इसका डबल कर देता हूँ, 4x लिख दिया मैंने, प्लस का 3 है, प्लस का डबल कर दिया, इसका 6y कर दिया। यहाँ माइनस का 18 है, तो कुछ उल्टा सा नंबर लिख दूंगा ताकि ये बराबर ना बैठे। ये 5 लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो 2/4 की रेशियो 3/6 की रेशियो तो बराबर बैठ जाएगी, लेकिन -8/5 की नहीं बैठेगी। तो इसका ये आंसर हो गया। थर्ड में कहता है कोइंसिडेंटल। अब कोइंसिडेंटल में आपकी जो तीनों रेशियोज होती है ना, यानी a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये बराबर होनी चाहिए। तो मैं ऐसी इक्वेशन लिख दूंगा जिनकी रेशियोज ये बराबर आ जाए। सिंपली मैं इनका डबल कर देता हूँ, तो 4x प्लस 6y और -16 इज इक्वल टू 0। तो अगर इनमें a1 b1 c1 लेता हूँ और इन्हें a2 b2 c2, तो इनकी रेशियोज बराबर आ जाएंगी। चलिए ये क्वेश्चन 6 था आपका। इसके बाद क्वेश्चन आता है 7। सेवंथ क्वेश्चन में आपको ग्राफ ही बनाना है। जिस तरह से आपने फोर्थ क्वेश्चन में ग्राफ बनाया है, सेम टू सेम उसी तरह से बनाना है, कुछ भी नया नहीं है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region. तो जब ट्राइंगल, इसमें ना आपका ग्राफ बनेगा और ग्राफ के ऊपर एक ट्राइंगल बन जाएगा, तो उस ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस बताने हैं एंड द एक्स एक्सिस। वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, वो जो लाइन आएंगी ना आपकी, जो इक्वेशन की 2 लाइन, और जो एक्स एक्सिस, उनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसके आपको वर्टिसेस बताने हैं, और ट्राइंगल जो आएगा उसको आपको शेड कर देना है। तो सिंपली ग्राफ बनाना है, कहने का मतलब ये है। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, और इक्वेशन है आपकी ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये नंबर 1 इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ग्राफ बनाने के लिए एक वैल्यू तो आपको अलग करनी होती है। मैं यहाँ से x को अलग कर लेता हूँ, तो y इधर प्लस में चला जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा। तो सिंपली इससे मेरी वैल्यूज निकलेंगी। तो वैल्यू का मैं टेबल बना लेता हूँ, जो मेरी वैल्यू बनेगी x और y। अब अगर मैं y की जगह पे 1 भरता हूँ, यानी कि y 1 भरता हूँ, तो x कितना आ जाएगा? तो y की जगह 1 भरा, -1, तो सिंपल 0 आ गया। तो y की 1 भरने से ये मेरा 0 आ गया। अगर मैं y की जगह पे 0 भर देता हूँ, तो 0 - 1, तो फिर -1 आ जाएगा x। तो यानी y की जगह जब 0 भरा तो x आ गया मेरा -1।
सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ से मैं 2y को लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, क्योंकि बाद में जाके ये डिवाइड में होगा और 2 से जो है ना चीज़ें आसानी से डिवाइड हो जाती हैं। तो 2y यहाँ ले लिया, तो ये 12 तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3x इधर जाके माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में y अकेला करना है, तो 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब ये मेरी इक्वेशन बन गई, इसमें मुझे वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट कर करके मुझे अपने इस बॉक्स में 2 वैल्यूज़ भरनी है। तो पहले मैं x की जगह ऐसा नंबर लेता हूँ। आप भी जानबूझ के ना इस तरह से नंबर लिया करें ताकि ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पूरा कट जाए, कोई होल नंबर आ जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू पुट करना आसान होता है ना ग्राफ में। तो सोचते हैं यहाँ पे क्या लिया जाए। देखिए, अगर आप 0 भी लेते हैं ना, x की जगह पे 0 ले लेते हैं, तो 12 माइनस 3 zeros आर और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 0 अपॉन 2, यानी कि 12/2 टोटल 6। तो 0 रखने से आपकी वैल्यू ये 6 आ गई। अब आप 2 रखेंगे। अगर 1 रखते हैं तो 12 में से 3 माइनस होगा, 9 आएगा। 9 को 2 से करेंगे तो 4.5 आएगा। वो भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखते हैं जो पूरा कट जाए। 2 रखने से ऐसा हो रहा है, यानी x की जगह पे मैं उस बार 2 रख लेता हूँ, क्योंकि 12 तो ये 12 और 3 2 आपका -6 हो गया, और ये 2 और ये 6 हुआ। 6/2 आपका कंप्लीट आंसर 3 आ जाता है। तो ये वैल्यू सिंपल वाली है। 2 वैल्यूज आ गई आपकी। बस अब आपको ग्राफ बनाना है। देखिए, ग्राफ मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है, बस इसमें आपको वैल्यूज पुटिंग दिखानी है और आगे का काम करके दिखाना है। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। पहली इक्वेशन के हैं 0 और 1, तो ये 0 और y का 1, x का 0 y का 1, ये आपका पॉइंट आ गया। इसका नाम रखेंगे 0 1। दूसरा पॉइंट है -1 0, यानी x का -1 और y का 0। तो दूसरा पॉइंट ये है आपका, ये मैंने डार्क कर दिया, इसका नाम होगा -1 0। 2 पॉइंट आ गए। चलिए लाइन खींच देते हैं। ये आपकी पहली इक्वेशन है, इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख दिया x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स हैं आपके 0 और 6, तो x पे 0 और y पे 6, तो x का 0 यहाँ पे और y का 6 आपका यहाँ पे है। ये सेकंड पॉइंट है x का 2 यहाँ और y का 3 आपका इसके सामने चलेंगे ऐसे, ये ऐसे सामने चलेगा और ये ऐसे सामने चलेगा, तो ये आपका यहाँ पे टक जाएगा आके। तो ये 2 पॉइंट आ गए, इनको मिला देते हैं। इनका नाम लिख लेता हूँ मैं, ये 0 6 है, ये आपका 2 3 है। बिल्कुल इनके ऊपर से होती हुई लाइन जानी चाहिए। ग्राफ में आपके जो सफाई होती है, जो नीटनेस होती है, क्लीनलीनेस, उसी के मार्क्स होते हैं। अब देखिए, आप ट्रायंगल दिख रहा है आपको इसमें, ये ट्रायंगल ही तो है। एक्स एक्सिस तो ये हो गई आपकी और इक्वेशन की लाइंस ये हो गई। तो पहले तो इसको शेड कर देते हैं। इस ट्रायंगल को आपको ऐसे शेड कर देना है। शेड करने के बाद इस ट्रायंगल की जो वर्टिसेस हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। देखिए, ये जो सबसे पहले जो ऊपर आपका वर्टेक्स है, ये x पे कितना है 2 और y पे कितना है 3, तो इस वर्टेक्स का नाम हो गया 2 3। इसके बाद इधर देखिए, इस वाले वर्टेक्स पे ये x पे कितना है 4 और y पे कितना है, y पे तो ना ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा,
तो y तो यहाँ पे 0 है ना, y 0। इधर वाला वर्टेक्स ये x पे -1 है और y पे कितना है, y पे ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, ये 0 है। ये इसके वर्टेक्स हो गए। आप जब अपना आंसर करेंगे ग्राफ से अलग कॉपी में, तो इस तरफ ऐसे आंसर भी लिख देना, ऐसे वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर, इस तरह से। पहला है आपका 2 3, एक 2 3 है, एक -1 0 है और एक 4 0 है। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी करवाए। आई होप आपको ये चारों के चारों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।